हेलो स्टूडेंट्स, फॉर्मूलेटर में आप लोग का स्वागत है। आज का क्लास पीवाईक्यू सेक्शन होगा 2022 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके, कंप्यूटर साइंस का है ये पेपर, जो कि एक इम्पोर्टेंट जाना जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज ए थ्योरेटिकल पेपर है एंड ये वे है, कंसेप्ट ऑफ वे डेवलपिंग सॉफ्टवेयर फॉर एनी डिपार्टमेंट एंड एनी टॉपिक्स, वे ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का एक स्ट्रक्चर बताना या एक हिस्ट्री या ऑब्जेक्ट बताना कि ये कैसे हमें लेके जाना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ग्रुप में जाना जाता है। तो ये 2022 का पीवाईक्यू है मेरे दोस्तों, जिसमें क्या क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे सेमेस्टर्स एग्जाम में एंड उसका दो पार्ट हम लेके चलेंगे। पार्ट ए में आज हम ऑब्जेक्टिव सेक्शन देखेंगे। आज का क्लास जो हमारा रहेगा वो ऑब्जेक्टिव सेक्शन का रहेगा। ओके, एंड उसके जस्ट ने उसके बाद हम इसके लॉन्ग वाले पे चलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कौन सा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपको उस पे ध्यान देना है, उस पे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर कोड यहाँ पे मैंने लिख दिया है आपका 105504। ये पेपर कोड है, कंप्यूटर साइंस का ये पेपर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके, तो चलिए इसके क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन जो होता है, आप लोग इससे अवेयर होंगे ही और जानते ही होंगे कि टोटल 10 ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें 7 आपको टच करना रहता है। ओके, तो चलिए पहले ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। पहला क्या है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को डील कर दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग एनी 7। कोई भी 7 आपको इसमें बनाने हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, द स्पाइरल मॉडल वाज ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय। स्पाइरल मॉडल जो था वो किसने प्रपोज किया? ठीक है, मतलब एक तरह से किसने बनाया, ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इसका पहला ऑप्शंस क्या है? पहला ऑप्शंस है आईबीएम। आईबीएम ने किया था, बेरी बोहेम ने किया था सेकंड ऑप्शन, थर्ड प्रेसमैन किया था, थर्ड ऑप्शन है, एंड फोर्थ जो है वो रॉयस है या रॉयस ने किया था। तो इसका जो स्पाइरल मॉडल को इंट्रोड्यूस करने वाले या प्रपोज्ड करने वाले ये थे बेरी बोहेम। ठीक है, कौन थे? तो ये थे वेरी बोहेम। यहां देखिए मैंने इसे येलो कर दिया, ये येलो हो गया, यानी ये इसका सही ऑप्शन आपका है वेरी बोहेम। ओके, स्पाइरल मॉडल को बेरी बोहेम ने इंट्रोड्यूस किया या प्रपोज किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मेजर ऑफ रिलायबिलिटी इज गिवन बाय। ठीक है, मेजर ऑफ रिलायबिलिटी एक सॉफ्टवेयर बनाने में सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में या एक किसी भी टॉपिक को लेके चलने में कैसे हम इसका प्लानिंग करें, एनालाइज करें, उसका रिलायबिलिटी क्या होना चाहिए, उसका विश्वसनीयता क्या होना चाहिए। ठीक है, उसमें रिलायबल कितने होंगे, जैसे कोई भी अगर आपका क्लाइंट हो, वो आप पे विश्वास कैसे करेगा सॉफ्टवेयर के इन द फील्ड, सॉफ्टवेयर के फील्ड में। तो उसके लिए क्या होता है, उसका एक मेन आपका मोटो क्या रहेगा, उसका मेन मोटो रहेगा कि आपका सर्विस क्या है, रिलायबिलिटी क्या है। ओके, तो इसमें क्या आएगा, सेकंड पॉइंट जो है मीन टाइम बिटवीन फेल्यूअर्स, मतलब फेल्यूअर का चांसेस बहुत कम होना चाहिए। यानी आपने जो प्रोजेक्ट लिया या आपने जो काम किया, ये इस पर विश्वसनीयता होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, उसका प्रायोरिटी होना चाहिए कि ये हमारा जो पार्टनर है या फिर क्लाइंट और पार्टनर, क्लाइंट एंड डेवलपर के बीच में जो रिलेशंस होना चाहिए वो बहुत ही एक रिलायबिलिटी का होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। ओके, तो इसका जो मेन अगर ऑप्शंस देखें तो इसका सेकंड नंबर जो है MTBF, मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर। ओके, MTBF is a measure of the average time between failure for the system. It is a key
metric in reliability engineering and represent the reliability of system by indicating how long on average it can be expected to operate between failure. ठीक है, expected क्या होना चाहिए कि फेलुअर ज्यादा लंबा ना हो, या फिर बार बार हम उस टॉपिक को दे रहे हैं और वो बार बार फेलुअर हो रहा है, हमारा हम अपना मार्केट वैल्यू को खो रहे हैं। इससे क्या होता है, मार्केट गुडविल खराब होता है। तो मीन टाइम बिटवीन फेलुअर जो होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए। तो इसमें रिलायबिलिटी जो होता है वो ज्यादा मेजर करता है, एमटीबीएफ में रिलायबल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है आपका सी नंबर, जो आपको क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ केस टूल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, केस टूल में इनमें से कौन सा है जो यूज नहीं होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज ऑफ अ केस टूल। केस टूल क्या है, किसी भी टॉपिक का एक कहें तो एक सिनेरियो बनाना कि कैसे कैसे हमारा डेटा हमारा एक कैसो आना और जाना करेगा, यानी रिट्रीव एंड गेटिंग का काम, हम एक्सपोर्ट का काम, इंपोर्ट का काम कैसे करेंगे। And ये केस टूल में बहुत जानते हैं, जाना जाता है, या इसका डिटेल आप लेक्चर में जरूर सुने। ठीक है, उसमें मैंने केस टूल पे डिस्कस किया हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ अ केस टूल। ओके, तो केस टूल, इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ठीक है, 4 ऑप्शंस में इसमें कौन सा है जो आपको सही लगता है, जो इसमें यूज नहीं होता है। ओके, तो यूज नहीं होने वाला जो काम है वो क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 4, इट कंपाइल्स विद द अवेलेबल सिस्टम। ठीक है, इट कंपाइल्स विद द अवेलेबल सिस्टम। केस टूल जो कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, केस जो होता है वो कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स आर यूज टू सपोर्ट वेरियस स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एससी एसडीएलसी का जो लाइफ साइकिल सिस्टम है, ये इसके वेरियस स्टेजेस के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, उसके एक क्या कहता है कि यू आर सपोर्ट वेरियस स्टेजेस। सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं जो कि हम एसडीएलसी में जाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। उसमें प्लानिंग है, एनालाइज है, डिजाइनिंग है, ओके, कोडिंग है, फिर इम्प्लीमेंटेशन है, मेंटेनेंस है, बहुत सारे और भी आते हैं उसके अंदर। तो हम उस चीज में ये इसके स्टेजेस में केस टूल के रूप में देखते हैं, इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन, मेंटेनिंग डेटा डिक्शनरी, चेकिंग ऑफ द कंसिस्टेंसी, बैलेंस डेटा फ्लो डायग्राम। ये सब क्या है, सारा केस टूल्स हैं। However, compiling with the available system is not a typical function of case tool. The use of compiler and the system capability compatibility is generally separate from the primary function provided by case tool. Case tool में compiler जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो कंपाइलिंग जो उसमें होता है उस पे एक काम होता है विद द अवेलेबल सिस्टम। कंपाइलर जो होना चाहिए जहां पे वो सॉफ्टवेयर हम रन करा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसका कंपाइलर सिस्टम होना चाहिए। ये केस टूल में यूज नहीं होता है। यानी केस आप क्या करते हो, केस टूल में क्या करना है, उसमें वे देना, वे ऑफ देखना है कि डेटा हमारा डीएफडी से कैसे हमारा जा रहा है, फिर उसका डेटा डिक्शनरी क्या है, एसडीएलसी सिस्टम क्या, ये सब चीज हम देखते हैं। ऐसा ये नहीं कि हमें कंपाइलर भी रख दो फिर सारा चीज रख दो। इसका एक तरीका और समझने का है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप लेते हो, मान लो आप VB.NET में आप एक सॉफ्टवेयर बनाए, ओके, VB.NET में आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया और आपका फ्रेंड उसे ले गया अपने सिस्टम में रन कराने के लिए। दिस इज ये क्या है, VB.NET का है। तो VB.NET में जब हम इसका बनाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि आपने बनाया मान लो i3 में, i3 प्रोसेसर पे, और आपके फ्रेंड के पास है i7 प्रोसेसर, तो क्या या उस पे वो नहीं चलेगा, चलेगा, वहां पे कंपाइलर की जरूरत नहीं है। प्लस VB.NET भी उनके सिस्टम में ना हो तो भी चलेगा। ठीक है, VB.NET भी अगर सिस्टम में नहीं है तो भी चलेगा, फ्रेमवर्क नहीं है तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए कंपाइलर केस टूल होना, मतलब वे ऑफ डेटा का हमें पता, सॉफ्टवेयर का रनिंग
सही होना चाहिए, सारा चीज काम होता है। यानी इसमें से केस टूल में इट सपोर्ट स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन, ये होगा, इसमें होता है। इट मेंटेन द डेटा डिक्शनरी, यहाँ पे मैंने लिखा भी है डेटा डिक्शनरी। इट चेक वेदर डीएफडी एंड बैलेंस आर नॉट, ये भी चेक करता है, डीएफडी का यहाँ भी मैंने लिखा है। यानी ये तीनों तो होता ही है, इसमें क्या नहीं होता, कंपाइलिंग का काम नहीं होता है, वहां पे चेक करने नहीं जाएगा कि आपका कोड सही है या नहीं है। ओके, उस टाइम तक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फोर्थ नंबर, इट इज इट कंपाइलर with the available system. Okay, next question है, name of an evaluation technique to assess the quality of test case is, name of the evaluation technique, evaluation technique में इसमें से जो भी ऑप्शंस हैं, जो टेक्निक हैं, वो क्वालिटी टेस्ट केस पे क्या रोल करते हैं या फिर उनका क्या काम है। ओके, क्वालिटी में, क्वालिटी को मेजर करने में, किसमें, तो इवैल्यूएशन टेक्निक टू एसेस द क्वालिटी ऑफ टेस्ट केस इज, म्यूचुअल एनालिसिस होगा, वैलिडेशन है, वेरिफिकेशन है, या फिर परफॉर्मेंस है। तो इस केस में यहाँ पे जो काम इसका आएगा वो क्या है हमारा, इसके अंदर the name of the evaluation technique to assess the quality of test case is mutual mutation analysis, या mutual analysis होता है या mutation analysis होता है। mutation analysis मतलब जो आपका मुटेशन करना, देखते हो मुटेशन है कि नहीं, आपका जमीन का मुटेशन किया हुआ है कि नहीं, उससे क्या होता है, यानी आपका जितना भी जमीन का नंबर है, बाकी कुछ कुछ ऐसे नाम होते हैं, खाता नंबर, खिस्सा, ये सब नंबर, तो वो सब क्या आपका पूरा रिकॉर्ड ऑन द वे ऑनलाइन है या नहीं है, उसका रिकॉर्ड वेरीफाइड है या नहीं है। तो इस केस में इवैल्यूएशन टेक्निक, जब इवैल्यूएशन होता है, उसका चेकिंग होता है कि ये सही नाम का बंदा, सही का जमीन है या नहीं है, तो उसमें क्या होता है, उसको मुटेशन कहा जाता है, यानी आपका रिकॉर्ड सही है और ऑनलाइन चढ़ गया। तो वही चीज यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वालिटी कर बनाने में, क्वालिटी एसेस टेस्ट केस में मुटेशन एनालिसिस होता है। यानी वहां पे भी क्वालिटी अगर हमें चेक करना है, क्वालिटी सॉफ्टवेयर का देखना है, तो उसको मुटेशन कीजिए, उसका ऑनलाइनिंग चेक कीजिए, सारा चीज उसका डेटा चेक कीजिए, डेटा जा रहा है या आ नहीं रहा है, सारा सर्चिंग है, सॉर्टिंग है, सब सारा चीज अगर सही है तो ये चीज यहाँ पे देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 डी का 1 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर मॉडल फॉर स्टूडेंट प्रोग्राम, स्टूडेंट प्रोग्राम के लिए इसमें से सबसे अच्छा मॉडल कौन सा है। ओके, स्टूडेंट प्रोग्राम के लिए मतलब स्टूडेंट अगर कोई काम कर रहा है तो उसमें से कौन सा मॉडल वो उसके लिए पॉपुलर है, वाटरफॉल मॉडल होगा, बिल्ट एंड फिक्स मॉडल है, स्पाइरल मॉडल है, या रेशनल यूनिफाइड मॉडल है, जिसको हम RUM भी बोलते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है, बिल्ड एंड फिक्स मॉडल। ठीक है, बिल्ड करना, एक नॉर्मल स्टूडेंट को क्या चाहिए, एक नॉर्मल स्टूडेंट्स को क्या चाहिए कि ये हमारा जो कोड है वो बिल्ड करे, उसका फिक्सिंग पावर जो हो, मतलब एक मैच फिक्स नहीं, मैच फिक्स करने मत जाइएगा, वहां क्या करना है, फिक्सिंग मॉडल जो हो, जो भी हम काम कर रहे हैं उसका बिल्ड टेक्निक सही हो, सही तरीके से हमारा कोड को रन हो, चेक हो। ठीक है, वो सही उनको ज्यादा इसमें कोई सेटिंग या फिर कॉन्फ़िगरेशन या फिर प्लगिंग का काम ज्यादा ना करना पड़े, नॉर्मल वे में सारा काम सही हो जाए। तो बिल्ड एंड फिक्स मॉडल ये हमारा सपोर्ट करता है। The most popular model of structure student programming is often the build and fix model, और या code and fix model इसे बोलते हैं। सेकेंड नंबर ये आपका रहेगा। This model involve quickly writing code and fixing issues as they arise without proper planning or formal design processes. While it might be suitable for small project or learning purposes, it is not recommended for larger complex project where more systematic approaches like the waterfall, spiral and other interactive model may be more appropriate. ओके, तो जितने भी कोडिंग टेक्निक है स्टूडेंट, हम जस्ट लाइक आप
जो स्टूडेंट हो, आप कोड करते हो तो आप क्या देखते हो कि हमारा सही वे जो हो, हमारा सही अच्छे से हो जाए, कोई दिक्कत ना आए। थोड़ा सा भी दिक्कत आएगा आप फिर बोलोगे टीचर से कि नहीं हो रहा है सर, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, आप कोशिश नहीं करते हो, यानी आप क्या चाहते हो कि सही तरीके से मेरा काम सब कुछ हो जाए। तो स्टूडेंट प्रोग्राम में यही है कि बिल्ड भी पूरा एकदम अच्छे से हो, एंड उसका जो ऑटोमेटिक अगर कोड लिख दे तो और भी बेटर है। बहुत सारा कोड अब ऐसे ऐसे एडिटर आ गए हैं कि आधा कोड तो लिखा गया रहता है, बस हमको क्या करना रहता है, लॉजिक सेट करना रहता है, बस इतना ही करना रहता है। आपका बहुत ऐसे जावा के ऐसे बहुत सारे एडिटर हैं जो आपका 30 से 50 के बीच का काम तो वो खुद कर देता है, 30 से 50% का काम। बाकी आप कोड तो आप अपने सोच के अनुसार करोगे ना कि इसमें करना क्या है, वो तो नहीं सोच लेगा आपका कि ये इसमें सर्च करना चाहते हैं कि सॉर्टिंग करना चाहते हैं कि क्या करना चाहते हैं, वो तो आपके दिमाग में है, आपके अकॉर्डिंग उसे ले जाओ। तो लॉजिक आपको बस सेट करके उसमें लिख देना रहता है, बाकी तो वे ऑफ स्ट्रक्चर वे एनालाइज करना, उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो वो खुद लिख देता है। ओके, तो ये हमारा जो स्टूडेंट प्रोग्राम में काम है करता है वो बिल्ट एंड फिक्स मॉडल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बग रिपोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बग रिपोर्ट। ये बग रिपोर्ट का इसमें से कौन है जो पार्ट नहीं है। ठीक है, पहला क्या है, टेस्ट केस, आउटपुट, सॉफ्टवेयर एंड एलओसी। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ कोड। लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, हमें युद्ध पे नहीं जाना है, यहाँ पे लाइन ऑफ कोड होता है जो कि बग में नहीं आता है। बग रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक एरर का काम करना, एक एरर सिस्टम के अनुसार ये चलता है। तो एरर आना, तो वो एरर एक तरह से एरर का रिपोर्ट तैयार होना कि कहाँ पे क्या एरर है। उसमें लाइन ऑफ कोड का कोई मतलब नहीं कि आपके प्रोजेक्ट में कितना लाइन है, कितना कोड है, ये नहीं है वो, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। इसमें बस उसका काम बस बग को तैयार करना रहता है, यानी एरर को बताना रहता है। तो लाइन ऑफ कोड जो है वो इसमें नहीं आते। सॉफ्टवेयर वर्जन आएंगे, सॉफ्टवेयर वर्जन क्यों आएंगे कि किस सॉफ्टवेयर वर्जन में आपका, यानी वर्जन आपका अगर 1.5 में 8 एरर्स आया इस तरफ से, तो ये तैयार होना, आउटपुट बताएगा ही, टेस्ट केसेस तो आएंगे ही उसमें, क्योंकि जब टेस्ट हो रहा है तो वो तो आना ही है। तो इसमें एलओसी जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वो पार्ट नहीं रहता है। तो इसमें इसका सही आंसर लाइन ऑफ कोड होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट modules are easier to maintain the text because of. Independent modules are easier to maintain and text because of क्या होगा, code modification is limited, reusable modules are possible, error propagation is reduced and all of the above। यानी independent module are easier to maintain and text because of कोड मॉडिफिकेशन इज लिमिटेड रहता है, रीयूजेबल मॉड्यूल पॉसिबल रहता है, रीयूज होना हो, हर एक सॉफ्टवेयर का रीयूजेबल पार्ट होता ही है। एरर प्रोपोगेशन इज रिड्यूस्ड, एरर का जितना कम हो वो ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, एरर ये नहीं कि आप सॉफ्टवेयर बनाओ और खाली एरर ही दे, तो वो ज्यादा बेटर सॉफ्टवेयर नहीं होता है। तो इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव आएगा। ओके, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट आपका है इन साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आर डेवलप्ड बेस्ड ऑन द। ठीक है, बेस्ड ऑन द, ये किसके आया है, नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ यूजर इनपुट, नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड, अमाउंट ऑफ मेमोरी यूजेज। तो इसका सही आंसर क्या है, नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड। क्या कह रहा है, साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आर डेवलप्ड बेस्ड ऑन द लाइन ऑफ कोड के अनुसार ही मैट्रिक्स बनता है, कितने लाइन ऑफ कोड जाएंगे ये मैट्रिसेस के अनुसार ही पता चलता है। तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड जो है वो हमारा होता है आपका ये वाला नंबर ऑफ, यानी ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आई रहेगा,
क्या है? क्लासेस कम्युनिकेशन विथ वन अनदर वाया, क्लासेस कम्युनिकेशन विथ वन अनदर वाया। क्लासेस का कम्युनिकेशन जो होता है वो किसके बीच में? भाई अगर कोई मीडिएटर बीच का है तो वो कौन सा है? मैसेज। मैसेज का कम्युनिकेशन से ही हम क्या करते हैं? हमारा कम्युनिकेशन होता है। किसी भी क्लासेस का एक फंक्शन से दूसरे फंक्शंस में, एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में हम क्या करते हैं? मैसेज के थ्रू ही कम्युनिकेट होता है। इसका सही आंसर मैसेज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जे, सॉफ्टवेयर इज नॉट कंसिडर्ड टू बी कलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम कोड। सॉफ्टवेयर इज नॉट कंसिडर्ड to be collection of executable programming code, associated library and documentation, associated library and documentation। स्टेटमेंट इज फॉल्स, यहाँ पे ये इसका ऑप्शन क्या होगा? स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज क्या कह रहा है? सॉफ्टवेयर इज नॉट कंसिडर्ड टू बी कलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्रामिंग कोड। सॉफ्टवेयर क्या है? कोई कंसीडर या कलेक्शंस नहीं है कि वो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्रामिंग कोड को ही कलेक्ट करता है, ठीक है? कलेक्शन उसका वो मेन मोटो नहीं है। एसोसिएटेड लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन, क्या 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 है? सॉफ्टवेयर इज नॉट कंसीडर्ड टू बी कलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्रामिंग कोड, एसोसिएटेड लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशंस। ये सॉफ्टवेयर का मेन मोटो क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज ओनली डेटा स्ट्रक्चर विथ एल्गोरिदम्स, स्टेटमेंट अंडरस्टिमेट सॉफ्टवेयर। ये क्या कह रहा है कि ये स्टेटमेंट क्या सही है? ये कह रहा है कि सॉफ्टवेयर इज नॉट कंसीडर टू कलेक्शन ऑफ, क्या वो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को कलेक्ट नहीं करेगा? उसके सपोर्टेड लाइब्रेरी को तो वो करेगा ही। सपोज करे, एक एग्जांपल में देता हूं, हैज इंक्लूड हम जब लिखते हैं, ठीक है, सी के प्रोग्राम में हमने लिखा, तो वो क्या करता है? इसके अकॉर्डिंग आपने कौन सा लाइब्रेरी ओपन किया है या कौन सा लाइब्रेरी को आपने यूज किया है और कौन सा क्लासेज आपने यूज किया है, कोई थर्ड पार्टी अगर आपने यूज किया है तो उससे वो रिलेटेड उसका वो फाइल लेके वो चलेगा ही सॉफ्टवेयर, क्योंकि उससे उसका कनेक्शंस लिंक होता है। तो ये हमारा क्या है? लाइन ऑफ कोड तो होना ही है, डॉक्यूमेंटेशंस होता ही है, ये उसके डॉक्यूमेंटेशंस के बिना तो कोई काम नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा? स्टेटमेंट इज फॉल्स है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये सही नहीं कह रहा है। इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो थर्ड होगा। सॉफ्टवेयर जो है वो लाइब्रेरी को लेके ही चलेंगे, लाइब्रेरी को यूज करेंगे ही, डॉक्यूमेंटेशन रहेगा ही एंड उसका एग्जीक्यूटेबल पार्ट रहेगा ही। अगर एग्जीक्यूटेबल पार्ट नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर रन कैसे करेगा? ओके, तो ये आपका टोटल 10 ऑब्जेक्टिव सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में था। इसके बाद अब हम चलेंगे इसके लॉन्ग सेक्शन में, जो पार्ट बी का रहेगा। लॉन्ग सेक्शन में देखेंगे कितने क्या क्वेश्चंस कैसे आए हैं, कौन सा क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है, वो भी हम अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चलिए फिर मिलते हैं इसके लॉन्ग वाले सेक्शंस में, पार्ट बी में फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।